नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बने हुए 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं और इन 2 महीनों में उनकी सरकार ने जो किया है, वो अभूतपूर्व है। बिलों की बात करें, सुधारों की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, अतिक्रमण हटाओ आंदोलन की बात करें या अलग-अलग मोर्चों पर जो उन्होंने अभी तक फैसले लिए हैं, स्टेप उठाए हैं, वो बेजोड़ हैं। कई मुख्यमंत्री तो इसके लिए 1 डेढ़ साल, 2 साल आराम से ले जाएंगे। लेकिन जितनी द्रुत गति से उन्होंने काम किए हैं, वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। बहुत कम समय में उन्होंने अपने को योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा की पांत में ले जाकर के खड़ा कर दिया है। उनसे जो अपेक्षाएं हैं उन पर भी जरा चर्चा करेंगे, उनकी जो अभी तक की उपलब्धियां हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक चौंकाने वाली घटना हुई है। पहले आपको याद होगा अखिलेश यादव, वो तो ममता बनर्जी के हारने के दूसरे तीसरे दिन ही पहुंच गए थे एक शॉल लेकर के, और उनको शॉल उड़ाते हुए कैमरों में उनकी आवाज भी कैद हुई थी कि आप हारी नहीं हैं। और ममता बनर्जी पता नहीं इसको तंज रूप में ले रही थी या क्या, पर बहुत खुश तो दिखाई नहीं दे रही थी। पर उन्होंने अखिलेश यादव का स्वागत किया था। अब उनकी पार्टी की राज्यसभा सदस्य और अपने नखरों के लिए विश्वविख्यात जया बच्चन पहुंची हैं मिलने के लिए। 1 घंटा उन्होंने बिताया है ममता के साथ, अभिषेक भी थे, और उसके बाद वो वहां से चली गई हैं। तो क्या करने गई थी, ये जरा इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे, चुनाव आयोग ने ऋतुव्रत बनर्जी से ये कहा है कि आपने जो दावा किया है सिंबल पर, इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं दावे की पुष्टि के लिए, वो आप चुनाव आयोग में दाखिल करें। कुछ अदालती मामले भी हैं, उन पर भी जरा चर्चा करेंगे। और सीधे जुड़ लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक पंकज विश्वास के साथ, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। तो पंकज जी, 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं सुवेंदु अधिकारी के बतौर मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगभग 2 महीने और 4-5 दिन बचे हैं। कैसे आकलन करेंगे आप इसका, और वहां लोगों ने किस तरह की राहत की सांस ली है? सर, जनता ने तो जबरदस्त राहत की सांस ली, और राहत की सांस अगर किसी ने नहीं लिया है तो वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। और अगर जनता की बात करें तो वो जनता तो जबरदस्त राहत में है, क्योंकि जनता ने यही सोच के वोट दिया था कि इस बार अगर ममता बनर्जी आ जाएंगी तो पश्चिम बंगाल, शायद पश्चिम बंगाल ना रहे। जो भाजपा के कैडर है या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका तो नींद हराम होगा ही, उनका तो जान माल का क्षति होगा ही। लेकिन जो साधारण लोग भी जो थे, वो भी ये सोच रहे थे कि इस बार अगर ममता आ गई तो क्या हम बंगाल में रह पाएंगे। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो है वो राहत की सांस ले रहे हैं। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वो जनताओं के अपेक्षाओं पर ज्यादातर रूप से वो खरा उतर रही है। और सरकार का जो ज्यादातर काम है वो जनता को भा रहा है। 1-2 काम हो ही सकता है जिसमें जनता सोच सकती है कि इस तरीके से नहीं, उस तरीके से हो सकता है, वो अलग बात है। कोई भी इंसान हर आदमी को खुश नहीं कर सकता। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे बोले तो अगर 100 काम हुआ है तो कम से कम 95, 96, 97, 98% तक सही काम हुआ है, सही तरीके से हुआ है।
इसीलिए जनता बहुत ज़्यादा खुश है शुभेंदु अधिकारी जी से। और पश्चिम बंगाल को विकास की राह पे अगर विकास की राह पे ले जाने वाला जितना भी कदम है, वो हमें बजट में दिखा। सांस्कृतिक जो पुनरुद्धार की चर्चा बीजेपी कर रही थी चुनाव से पहले, या चुनावी वायदों में भी जो था वो हो रहा है। वो डेमोग्राफिकल चेंज हो सकता है। एक्सट्रीमिस्ट लोग जिस तरीके से ममता के राज में बढ़ रहे थे, फल फूल रहे थे, उनको दबाना या उसको खत्म करना, उस राह में भी कदम हो रहा है। जीरो टॉलरेंस टू ऑल काइंड, जितने भी तरह का यहाँ पर दुर्नीति हो रहा था उसको दमन करने का भी काम हो रहा है। आप सब कुछ देख रहे हैं। तो जनता में तो जबरदस्त उत्साह है। जनता भी इस सरकार को अभी तक सराह रही है, और जितने भी सरकार ने कदम लिए हैं उसकी तो वाहवाही ही हो रही है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं पंकज जी। जैसे यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और कानून व्यवस्था और गुंडों पर नकेल कसने के लिए जो अराजकता पैदा कर देते हैं, जो हिंसा, आगजनी, तोड़-फोड़ और पत्थरबाजी कर देते हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए एंटी गुंडा बिल, जिसको हम साधारण भाषा में एक नाम दे सकते हैं, और जिसका वास्तव में जो नाम है वो सार्वजनिक सुरक्षा और नियंत्रण विरोधी गतिविधि विधेयक, ये लाना, उसको पारित कराना, महिला सुरक्षा के लिए 500 थानों में 24 घंटे काम करने वाली महिलाएं और साइबर डेस्क का स्थापित करना, और जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें पारदर्शिता लाना, सीमा सुरक्षा के लिए जो लैंड उन्होंने अधिग्रहित करके बीएसएफ को या केंद्र सरकार को सौंपी है वो, और जो प्रशासनिक बदलाव हुआ है वो, ये कितनी उम्मीद जगाता है और ये कितने अहम बिल और फैसले हैं शुभेंदु अधिकारी के। सर, आपने जिससे शुरुआत की पत्थरबाजी का मामला, वो तो बंगाल में हर जगह किसी न किसी त्योहार के आसपास हम लोगों ने उसको देखा है, झेला भी है। कोई अगर नया बहुत अच्छा रेल आ रहा है, जिस तरीके से वंदे भारत अब आया, इतना ब्यूटीफुल, दैट ट्रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी सुविधाएं, लेकिन कुछ लोगों को वो रास नहीं आ रहा था। लोग पत्थरबाजी करते थे, पत्थर रख देते थे, उसको डिरेल करने की कोशिश हुई है बंगाल में। किसी भी वक्फ आंदोलन के समय हमने देखा है कि पटरियों को उखाड़ने की कोशिश हुई है, ट्रेन को जलाने का कोशिश हुआ है। एक दंगाई जो मानसिकता बंगाल में पिछले कुछ सालों में जो पनप गई है, तो इसको अगर रोकना है तो ये एंटी गुंडा बिल, मैं बार-बार कहता हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बशर्ते इसका दुरुपयोग ना हो। ये मैं बार-बार इसीलिए कहता हूँ कि सरकार की मंशा सही हो सकती है, लेकिन जितने भी पुलिस हैं, सर, पुलिस हर जगह एक ही तरीके से काम करती है, पुलिस में भी करप्शन है, ये तो सच्चाई है। इसलिए इसको अगर यहाँ से इस सोच को अगर हटा दें तो सरकार की जो मंशा है वो तो बहुत अच्छा है। और सिर्फ ये रेलवे वाली तोड़-फोड़ नहीं है, दंगा को रोकने के लिए, दंगा के रोकथाम के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, या किसी भी तरह के अराजकता के लिए, कोई समाज में बहुत सारे गुंडे हर जगह होते हैं, उनको रोकथाम के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब मिला ले तो ये कानून जो है, ये बंगाल में व्यवस्था लाने में, सही व्यवस्था लाने की दिशा में ये कानून बहुत बड़ा एक स्टेप बनेगा। महिलाओं का सुरक्षा का इशू तो पश्चिम बंगाल में तो है ही। ममता जितना भी दावा करती थी कि बंगाल सुरक्षित है, फलाना है, ढिमका है, हमने देखा है कि बंगाल में किस तरीके से निशंक रूप से रेप हुआ है। कॉन्टिन्यूअसली बंगाल में इस तरीके की घटना घटी है। अभी भी हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन पहले सरकार की मंशा सही नहीं थी, मुख्यमंत्री खुद कूद पड़ती थी पूरे इन्वेस्टिगेशन से पहले, और इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा देने की कोशिश करती थी, वो अब नहीं होता है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। और जितना ये यूसीसी की आप ले लीजिए, यूसीसी का भी बहुत ज़रूरत है। अगर ये भारत सेक्युलर कंट्री है, हर धर्म संप्रदाय को समान अगर उनके लिए व्यवस्था हो तो इसमें बुराई क्या है? यूसीसी ड्राफ्ट करना भी बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि सारे राज्यों में तभी यूसीसी हुआ नहीं है। जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें इसकी पहल हुई है। तो सरकार आते ही एक्स जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है, और यूसीसी पहले अगस्त महीने में उसका एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। 6 महीने के अंदर में यूसीसी लागू कर देने की योजना है, सरकार गठन होने के 6 महीने के अंदर। तो ये काम जितना हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है।
रास्तों में आपको पता है सर, आप जो बंगाल आए हैं, जो भी बंगाल आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ चलने फिरने का जगह ही नहीं है। मेन रोड पे लोग ठेला लगा के, हाट बाजार लगा के बैठ जाते हैं, और ये कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। एकदम हार्ट ऑफ द सिटी धर्मतला जहाँ पर है, ग्रैंड होटल की अपनी जमीन है, लेकिन ग्रैंड होटल के अंदर तक लोग घुस के धंधा करते हैं। लोग कोलकाता में कोई सड़क ऐसा है नहीं जहां पर लोग कहते हैं हॉकर, लेकिन दीज पीपल आर नॉट हॉकर, दीज पीपल आर स्मॉल बिजनेसमैन। वो अपना दुकान लगा के वहां पर बैठे रहते हैं साल के हर दिन, 365 दिन। रेलवे के प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने फिरने का जगह नहीं था कोलकाता में कहीं में भी। और दूर दूर के जितने भी सिटी हैं, जैसे वर्धमान हो गया, दुर्गापुर हो गया, वहाँ के स्टेशन के प्लेटफॉर्म का भी वही हालत था। तो सरकार ये जो स्वच्छता अभियान चला रही है, क्लींजिंग ऑपरेशन चल रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और करप्शन पे भी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मार्वलस काम हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी से हमारी अपेक्षाएं थी, लेकिन वो अपेक्षाओं से भी ज़्यादा अच्छा फिलहाल काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जरा कुछ राजनीतिक घटनाक्रम और कुछ कोर्ट कचहरियों के केस की तरफ। जया बच्चन क्यों आई हैं ममता बनर्जी से मिलने के लिए, कुछ पता लग पाया? इनका असली कारण क्या है? सर, ये है कि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी तो अभी खाली बैठी हुई है, उनके पास तो काम धंधा है नहीं राजनीति करने के लिए। अब तो 5 साल बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का कोई भी धरा है, उसकी क्या हालत होगी सही उस समय आकलन हो पाएगा। लेकिन 1 साल के अंदर में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में ममता बनर्जी को लाना चाहती है, या तृणमूल कांग्रेस को वहां पे वो प्रमोट करना चाहते हैं अपने पक्ष में। ये जितनी भी लोकल पार्टीज हैं, आप देख लीजिए बंगाल के इलेक्शन में भी उन्होंने, इससे पहले भी ममता बनर्जी ने एक जमाने में तो आरजेडी से सांठगांठ भी की थी, एनसीपी से भी उनका एफिलिएशन था। एनसीपी को 2011 में ममता बनर्जी ने एक सीट छोड़ा भी था। तो लोकल पार्टीज के साथ जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, उनके साथ ममता बनर्जी के पुराने और अच्छे संबंध हैं। तो ये जया बच्चन जो आई हैं, जया बच्चन क्यों आई है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, अभी तक तो ऑफिशियली ये बयान नहीं किया गया, लेकिन हमने देखा है कि ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद ही समाजवादी पार्टी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस से वो पुराना रिश्ता जो है वो फिर से सुलझाने की कोशिश हुई है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी का जो पश्चिम बंगाल का धरा है, जिसको किरणमय नंद जी चलाते हैं, जो लेफ्ट फ्रंट में भी थे, मंत्री भी रह चुके हैं वामपंथी सरकार में, वो ममता बनर्जी को पसंद नहीं करते हैं। उधर से जया बच्चन ममता को प्रेज कर सकती है, या अखिलेश जी आके ममता को ढांढस बंधाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन किरण मेनन जो समाजवादी पार्टी के यहाँ के नेता है, वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये रिश्ता कितना बन पाएगा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ी बात है कि एक हारी हुई लीडर के ऊपर समाजवादी पार्टी क्यों दांव लगा रहा है, और इससे कितना फायदा उनको आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में होगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर किसी जीते हुए नेता को वहां प्रोजेक्ट करते, बहुत सारी लोकल पार्टीज है, उनको अगर लेके आते तो वो एक दूसरा मोरल बूस्ट होता उनके लिए। जो बंगाल में हार गया है, बड़ी बेइज्जती के साथ हारा है जो, और हारने के बाद जिसकी अपनी पार्टी नहीं बची है, ममता बनर्जी इज ए पॉलिटिकल लूजर राइट नाउ। उनके पास अब वो एकदम सब कुछ खो चुकी है। उनको उत्तर प्रदेश में ले जाके या उनसे संबंध गहरे करके ये राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी को इसमें क्या मुनाफा होगा, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सही है, क्योंकि जो बंगाल में लूजर है, जिसकी पार्टी बंगाल में 3 हिस्सों में सीधे सीधे टूटी हुई दिखाई दे रही है, हुमायूं कबीर को भी मिला लें तो 3.5-4 बन जाती है। तो उसकी नेता जो अपने जख्म अभी सहला रही है, मरहम लगा रही हैं, उनको ले जाकर के आप कितनी बड़ी क्रांति कर लेंगे, कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और ममता बनर्जी का बेस भी क्या है उत्तर प्रदेश में, उनका अपना बेस जो है वो खत्म हो गया है, चला गया है, भाग गया है। तो वो उत्तर प्रदेश में कौन सा इनका सहयोग कर पाएंगी? उनका तो खुद ही मनोबल टूटा हुआ है इस समय, पंकज जी। सर, कहीं अगर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश पे
कम से कम मुझे लगता है कि 1-2 लाख से ज़्यादा ही तो बंगाली होंगे। मुझे एक्चुअली फिगर पता नहीं है, मैं एकदम साफ तौर से कह दूँ। लेकिन मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं जो वहाँ से फ़ोन करते हैं, वो बताते हैं कि बहुत जगह पे उनकी कॉलोनियाँ हैं, बहुत बंगाली लोग वहाँ पे वोटर हैं। अगर उनको खुश करने के लिए अगर ले जाए, तो मुझे जितना पता है वहाँ के बंगाली भी ममता बनर्जी को पसंद नहीं करते हैं। बंगाली जितने भी बाहर रहते हैं, वो ममता बनर्जी के इतने दिनों के किए हुए कांड पे खुश नहीं है। वो बीजेपी से खुश हो सकते हैं, किसी और पार्टी से खुश हो सकते हैं, तो ममता बनर्जी से तो खुश नहीं है। अगर बंगाली को भी रुझाने के लिए, बंगाली लोगों का वोट पाने के लिए भी अगर ये कोशिश है, तो ये भी किया धरा एकदम पूरा ये जो उनका जो इतना वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो सच में वेस्ट ही हो जाएगा। उससे अच्छा होता समाजवादी पार्टी खुद से उनको रुझाने का कोशिश करती या खुद से उनका वोट पाने का कोशिश करती अपने दमखम पे, तो वो कहीं भी काम कर भी सकता था। हालांकि करेगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन कर भी सकता था। लेकिन ममता को ले जाकर और ज्यादा वो बंगाली लोगों को भी, वहां के वोटर को भी नाखुश कर देंगे। तो इससे कहाँ किस कनेक्शन से वो ले उनको ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं चल रहा है अभी तक। अब इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट पर आते हैं, और वो ये है कि चूंकि मामला अब चुनाव आयोग पहुंच गया है, ऋतव्रत बनर्जी बाकायदा याचिका लेकर के या निवेदन लेकर के वहां पहुंच चुका है, और उन्होंने, ममता बनर्जी भी पहुंची रही होंगी या पहुंच गई होंगी। अब दोनों पक्षों से इनके सबूत मांगे जाएंगे। आप क्या कहते हैं, बचा पाएंगी क्या टीएमसी को ममता बनर्जी? सर, इलेक्शन कमीशन ने 6 जुलाई को ममता बनर्जी के धड़े को समय दिया है कि आप अपना पक्ष रखें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या आपका जो कुछ है आप अपना पक्ष रख सकते हैं विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ममता बनर्जी के पक्ष के लोगों का कहना है कि ऋतव्रतो शिविर के बहुत सारे लोगों का प्रस्तावक ममता बनर्जी थी, और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी को चुना गया था सर्वभारतीय सम्मेलन करके, जहां पर मेघालय, त्रिपुरा सहित दूसरे राज्यों के लीडर्स को भी बुलाया गया था, और वहां सर्वसम्मति क्रम में ममता बनर्जी को अधिवेशन बुलाकर चुना गया था। ममता बनर्जी ये भूल जा रही हैं कि ऋतव्रत बनर्जी के पक्ष ने भी अधिवेशन बुलाया था। अगर तृणमूल कांग्रेस का जो संविधान है, पार्टी का जो संविधान जी पंकज। सर ये हो गया क्या, फिर सीधा हो गया क्यों? अरे बाबा रे, गड़बड़। रुकिए सर, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। अरे फोन तो हाँ अब सही है सर, फोन आ गया था एक। जी। और सर, अगर तृणमूल कांग्रेस के विद इन द पार्टी संविधान की अगर बात करें, तो वहां ये टाइम फ्रेम कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ था कि नियमित समय पर अधिवेशन बुलाया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी का वो नियमित समय कब था अधिवेशन बुलाने का, ये फ्रीक्वेंसी कभी सही समय पे आया नहीं। कभी 5 साल में होता था, कभी 3 साल में होता था, कभी 2 साल के अंतर में। तो ये भी ममता बनर्जी के फेवर में कभी नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने जो है स्पेशल अधिवेशन बुलाया था, और स्पेशल अधिवेशन जब बुलाया था तब पश्चिम बंगाल के नहीं, बाहर के लोगों को भी, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, वहां के लोगों को भी खबर दिया गया था, ऐसा ऋतुव्रत बनर्जी का दावी है। और वो काउंसिलर्स को, सिर्फ विधायक नहीं, उन लोगों ने लोकल जो स्तर के जो नेता है, जिला परिषद स्तर पे, पंचायत स्तर पे, नगरपालिका स्तर पे, इस स्तर पे भी इन लोगों ने खबर दिया था, और वहां का उन लोगों का भी समर्थन इनको प्राप्त है। फलस्वरूप ममता बनर्जी जो तथ्य दे रही हैं,
वो उस तथ्य पे उतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन खुश होगा या उस पर राजी होगा, ये मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर समर्थन की बात हो तो सबसे ज्यादा समर्थन तो ऋतुव्रत बनर्जी के पास है, ममता के पास तो है ही नहीं, तो ममता तो वहीं पे लूज कर जाएगी। और जो सांसदों का धड़ा त्रिपुरा की किसी पार्टी के हवाले हो चुका है, उनकी क्या भूमिका होगी? और दूसरे, इसी के साथ इस बात का भी जरा जवाब दीजिए कि विधिवत अगर पार्टी बन जाती है और हवाले चली जाती है ऋतुव्रत बनर्जी के, तो फिर वो जो त्रिपुरा की पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी स्थिति क्या रहेगी? वो अलग ही रहना चाहते हैं क्या? काकोली घोष वगैरह और जितने भी शताब्दी रॉय और जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बंगाल की राजनीति में अभी जो उथल पुथल चल रहा है और बंगाल में जिस तरीके का क्रैकडाउन चल रहा है, वो बंगाल की राजनीति से दूर ही रहना चाहते हैं। काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बनर्जी, रचना बनर्जी एटसेट्रा जितने भी लोग हैं, सब ममता से भी दूर रहना चाहते हैं और बंगाल की जो अभी उथल पुथल भरी राजनीति है इससे भी दूर आराम से रहना चाहते हैं। वो तो अलग जो एनसीपीआई पार्टी है उसमें उसमें ज्वाइन करने की प्रक्रिया को वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनका ऋतुव्रतों के साथ अच्छा संबंध है, लेकिन वो बंगाल की राजनीति या तृणमूल कांग्रेस की राजनीति में इंटरफेयर करना नहीं चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का जो राजनीति है उसमें सबसे बड़ा पक्ष जो है फिलहाल तो ऋतुव्रतो ही दिख रहा है, और ममता बनर्जी के साथ तो ज्यादा लोग है भी नहीं, और उनको भी पार्टी से इनको ऋतुव्रतो के लोगों को ममता ने एक्सपेल कर रखा है और ममता के लोगों को ऋतुव्रतो ने एक्सपेल कर रखा है। फलस्वरूप जो एक्सपेल्शन है इसका या इस पक्ष का उस पक्ष का, ये एक्सपेल्शन उतना मायने नहीं रखेगा मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन में। अब ये 6 जुलाई की तरफ हमारी नजरें रहेंगी, जब ममता बनर्जी क्या दावा ठोकती हैं और उसको जो है इलेक्शन कमीशन मानता है या नहीं। पर्सनल मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि ममता बनर्जी के हाथ से ये पार्टी का जो सिंबल है वो बहुत जल्दी छीन सकता है, और ऐसा ना हो कि 21 जुलाई के पहले ही वो सारा काम, वो सारा कृत्य संपन्न हो जाए और ममता बनर्जी को एक नया सिंबल के साथ, नए पार्टी के नाम के साथ 21 जुलाई कहीं भी अगर वो प्रोग्राम करती है तो वहां उनको नए नाम के साथ, नई पार्टी के साथ सामने आना पड़े, फिर से शुरू करना पड़े जिस तरीके से उन्होंने 1998 में कांग्रेस के अगेंस्ट में किया था। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प मामला मैं देख रहा था, आखिर में इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। और केस क्या है? 21 जुलाई 2025 को इसी शहीद दिवस पर इन्होंने सड़क पर प्रोग्राम किया था और वो हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों की अवमानना माना गया। हाई कोर्ट का कहना यह था कि सड़कों को रोक करके, व्यस्त सड़कों को रोक करके कोई भी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, और वो ममता बनर्जी ने किया था, यानी मुख्यमंत्री रहते हुए वो प्रोग्राम किया गया। अब वो मामला हाई कोर्ट में है, अवमानना का मामला है, हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। ये तो सर एकदम सच है कि ममता बनर्जी कोर्ट के ऑर्डर को मानती नहीं थी। वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बराबर जब उनके पक्ष में फैसला नहीं आता था तो वो एकदम पॉलिटिकल मंच से उसकी आलोचना करती थी, समालोचना करती थी। तो ममता बनर्जी का ये कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट करने के एक पुराना आदत है। 2025 में जब सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी ने खुद पुलिस से ये एक फैसला उन्होंने लाया था, जिस तरीके से अभी शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार की तरफ से आया है कि अभी पूरे कोलकाता में जो वो 144 पहले वाला था, अभी शायद 160, उसको बीएनएस में 164 शायद कहा जाता है, तो वो अभी भी लागू है। ममता बनर्जी ने भी वो लागू किया था कोलकाता के हर सड़कों पे। और ममता बनर्जी खुद ही अपने पुलिस के मंत्री होते हुए पुलिस का जो ये था, ऑर्डर था, उसके खिलाफ जाते हुए उन्होंने एकदम व्यस्त सड़क में वो करती थी। कोलकाता में सबसे बड़ा मैदान खुला पड़ा है, आप वहां कर सकते हैं। बीजेपी हर बार वहां पर प्रोग्राम करती है, कभी कभी सीपीएम भी करती है, दूसरी पार्टियां भी करती है। तो वहां नहीं करते हुए ममता रोड जाम करके ही करती थी कोलकाता में, धर्मतला पे। तो दो कोर्ट के मना करने के बाद पीआईएल दाखिल हुआ था, उसमें फैसला आने के बाद में भी ममता बनर्जी ने यह किया था। और सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी का एक और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का
एक और केस होना चाहिए। वो ये है कि विधानसभा के अंदर पिछली सरकार में जो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे विमान बनर्जी, ममता बनर्जी की सरकार के समय, तो विमान बनर्जी ने एक आदेश पारित किया था कि जितने भी विधायक हैं उनको जो है अपना सिक्योरिटी गार्ड बाहर रख के आना पड़ेगा। तो शुभेंदु अधिकारी जी को टारगेट करने के लिए यही किया गया था, या बीजेपी के लोगों को टारगेट करने के लिए किया गया था, क्योंकि बीजेपी के जितने सारे लोग थे वो मैक्सिमम सेंट्रल सिक्योरिटी यूज करते थे, और ममता बनर्जी सेंट्रल सिक्योरिटी को तो पसंद नहीं करती थी, नापसंद करती थी। उनको बीएसएफ से एलर्जी थी, सीआरपीएफ सीआईएसएफ सबसे एलर्जी थी, इंडियन आर्मी से एलर्जी थी। वो तो इंडियन आर्मी को बुरा भला बोलते हुए दिखी है कोलकाता के रास्ते पे, कह चुकी हैं ये तो हाँ, कि तो आर्मी उस को समय इसलिए भेजा गया है कि मेरा तख्ता पलटना चाहती है केंद्र सरकार। सोचिए इस तरीके से ममता बनर्जी बोलती थी। बहुत भला हो बंगाल की जनता का जो इस ऐसे मुख्यमंत्री से हमें छुटकारा मिला है। तो उस समय क्या हुआ कि जितने भी बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के विधायक थे, वो अपना सेंट्रल सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी उनको मिलता था वो बाहर रख के आते थे, लेकिन ममता बनर्जी पूरे ताम झाम के साथ अंदर जाती थी। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी ने कोर्ट में ये पीआईएल फाइल किया कि अगर सिक्योरिटी सबको छोड़ना है तो सबको छोड़ना होगा, सेंट्रल वाले लोगों को सिर्फ छोड़ के आएंगे, स्टेट सिक्योरिटी वाले लोग अंदर क्यों जाएंगे। फिर ममता बनर्जी पूरा काफिला लेकर अंदर जाती थी, ये क्यों होगा। फिर कोर्ट ने जस्टिस अमृता सिन्हा ने ये राय पास किया था कि सारे लोगों को ही सिक्योरिटी छोड़ के जाना होगा। शुभेंदु अधिकारी भी अपना पूरा सिक्योरिटी छोड़ के जाते थे अकेला अंदर, सिर्फ अपने ओएसडी के साथ। तो लेकिन ममता बनर्जी पूरा काफिला लेकर अंदर कंटिन्यू गई थी। तो ममता बनर्जी का ये पुराना आदत है, कोर्ट को वो मानती नहीं थी। उनको लगता था कि पश्चिम बंगाल जो है कोई अलग राष्ट्र है और उस राष्ट्र में वो डिक्टेटर है, चुनी हुई प्रतिनिधि भी नहीं है, वो डिक्टेटर है। वो जो मन में आएगा एज ए ऑटोक्रेट लीडर वो वही करेंगी, और वो जो करेंगी वही कानून है। तो ये ममता बनर्जी का पुराना आदत है, इसमें उनको हलफनामा दाखिल करना होगा। और इस केस में भी ममता बनर्जी के जीतने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है कि ममता बनर्जी कहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम किया था, कितने लोगों को इन्वॉल्व किया था, उसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया था। ये कॉन्टेम्प्ट सिर्फ ममता बनर्जी पे नहीं, उस समय के पुलिस के अधिकारियों पे भी होना चाहिए। मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उस समय पुलिस के जो लोग थे, डीजीपी वगैरह, कोलकाता के सीपी, उनको भी बुला के पूछना चाहिए कि क्यों आपने ये प्रोग्राम अलाउ किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज विश्वास जी जुड़ने के लिए। और दर्शकों से एक निवेदन है प्रोग्राम खत्म करने से पहले कि पंकज जी को सपोर्ट करिए। उनका चैनल आप जानते हैं पॉलिटिकल डेली, और उन्होंने वैसे वादा भी किया है कि हिंदी में भी चैनल दोबारा शुरू करेंगे। तो अब उनकी हिंदी में बहुत फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं, तो उम्मीद है कि वो जल्दी लेकर के आएंगे। तो इसके अलावा अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आखिर में अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करेंगे तो वहाँ आपको सभी तरह के लिंक मिलेंगे, यूट्यूब चैनलों के भी, फेसबुक इंस्टाग्राम के भी, और ट्विटर पर, एक्स पर जो कमेंट आते हैं उनके भी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते। नमस्ते।